नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीपीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ का एक एक प्रश्न आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम उन प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं जो आपसे बार बार एज इट इज़ पूछे जा रहे हैं। यानी कि सेम फॉर्मेट में सेम क्वेश्चन आपको फिर से आने वाली परीक्षा में दिख सकता है। इसीलिए एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। आज हम इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे, कल पॉलिटी के प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे करके विषयवार हम सारे विषयों को कवर करेंगे और सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इसलिए आपको एक सलाह देता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी कर लीजिए और लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि अब ये वाली सीरीज़ लगातार चलेगी, एग्ज़ाम तक चलेगी। ठीक है। और हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, तैयार करेंगे और उनसे संबंधित जो तथ्य हैं उन्हें भी तैयार करेंगे। बाकी एक और महत्वपूर्ण बात है जिससे आपकी तैयारी आसान होगी, वो मैं आगे बीच में बताऊंगा। फिलहाल आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहले प्रश्न को, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन यानी कि बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? मेरे ख्याल से आपको पता होगा। कालीबंगा, रोपड़, लोथल, मोहनजोदड़ो। आसान प्रश्न लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न बार बार आपसे पूछा गया है। कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार पूछा गया। अभी 2024 में भी अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया होगा, उसको शामिल नहीं किया गया है। देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है। इसीलिए ये मायने नहीं रखता कि कौन सा प्रश्न आपको आसान लगता है, कौन सा कठिन लगता है। मायने ये रखता है कि वो कितनी बार पूछा जा रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है। अगर ज़्यादा बार पूछा जा रहा है तो आपको पता ही होना चाहिए। फिलहाल इससे संबंधित और भी बातें हम देख लेते हैं। मुझे पता है कि आप जानते थे इसका उत्तर। देखिए, लोथल जो है ये गुजरात में पाया गया है और बाकी आप जानते हैं, इसे मिलाने के लिए कोई पूछ दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। और किसने उत्खनन करवाया था उनके बारे में पूछा जा सकता है, एस आर राव के बारे में। यहाँ पर इस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब एक तो हमने देख लिया कि एज इट इज़ प्रश्न पूछा गया है। अब उसी टॉपिक से और कौन कौन सी बातें निकलती हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन्हें भी तो देखना है। इस स्थल से पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा प्राप्त हुआ है, जिसे राव महोदय ने, इनकी बात हो रही है, जहाज़ों की गोदी बताया है, यानी कि डक यार्ड बताया है। उसी के आधार पर हम कहते हैं कि यहाँ पे जहाज़ें रुकती होंगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके बाद यह एक नहर के द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। यह कई बार पूछा गया है पीसीएस में कि मतलब ऐसे मिलाने के लिए कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे पाया गया है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ये आपको पता होना चाहिए। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा था। गोदीवाड़ा का मतलब वहीं पोर्टयार्ड। ठीक है। इस नगर की सभी विशेषताएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलती हैं, इसलिए एस आर राव ने इस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखा आपने, एक प्रश्न जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है वो हमने देख ही लिया, लेकिन उससे संबंधित जो तथ्य हैं जो बार बार पूछे जाते हैं वो भी हमने देखा। एक खास बात मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ मैं आपको फ्री में दे दूंगा और एक एक करके लेक्चर्स आते रहेंगे, उनकी पीडीएफ मिलती रहेगी आपको। कैसे मिलेगी? आप जाएंगे इसी वीडियो के कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में, मोबाइल ऐप का लिंक है जिसका नाम है स्टडी विद मास्टर। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा बैनर दिखेगा जिसमें लिखा होगा फ्री स्टडी मटेरियल। आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से फाइलें खुल जाएंगी, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं आरओ से संबंधित, यूपीपीसीएस की नोट लेना चाहते हैं, आरओ की ही रिवीजन वाली नोट लेना चाहते हैं, तो उस पर मैसेज करिए, नोट ले लीजिए। अगर आप पहले से जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि लगातार मैं सबूत दिखा रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? प्राचीन भारत का प्रश्न है, तो हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। बुर्जहोम, गुफकराल, कुचई और महागढ़ा, ये 4 नाम दिए गए हैं। उसके बाद से कूट बनाया गया है, यूपीएससी जैसे पैटर्न में पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक, ये देखिए कितनी बार पूछा गया है इसको, 1, 2, 3, 4 बार पूछा गया है, 5 बार। इसका उत्तर है डी। अब ध्यान से समझिए, आपका उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। भारत में नवपाषाण काल के पुरावशेष जम्मू कश्मीर प्रदेश में झेलम नदी घाटी के अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। बुर्जहोम और गुफकराल के उत्खनन से गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं।
और कश्मीर के इन दो नवपाषाणिक स्थलों की मुख्य विशेषता, एक तो गर्तवास है, जमीन खोद के बनाया जाता था घर, विभिन्न प्रकार के मृदभांड, पत्थर और हड्डी के औजार, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, ये सब मिले। अच्छा, इनका अभाव है। ठीक है, एक मिनट रुकिए तो ज़रा, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान से देखिए, इनकी विशेषताओं में क्या क्या कहा गया है। गर्तवास तो मिले, हम सोचें कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि गर्तवास मिला है, और यहाँ लिखा गया है पूर्णता अभाव है। तो गर्तवास है, विभिन्न प्रकार के मृदभांड मिले हैं, पत्थर और हड्डी के औजार मिले हैं। इसके बाद तथा लगा के अगली बात कही गई कि सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का पूर्णता अभाव, यानी कि इसकी बात की जा रही है, बाकी तो है ही। ठीक है। अच्छा, इनकी खोज किसने किया था, यहाँ से प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था। ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। निम्न पूर्ण पाषाण काल में, मध्य पूर्ण पाषाण काल में, ऊपर यानी कि जैसे हमने क्या किया, पाषाण काल को ऐसे बांट दिया। ठीक है, शुरुआती जो होता है उसको निम्न पाषाण कहते हैं, बीच वाला टाइम पीरियड है उसको मध्य पाषाण कहते हैं, बाकी इसका जो है आप कह सकते हैं कि उत्तर पाषाण काल, या उसके मतलब मध्य पाषाण काल के बाद ऊपरी कह लीजिए, बाकी मध्य पाषाण काल, ये ऑप्शन है। अब देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन अगर मैं आपको वैसे ही दे दूं तो आप कहेंगे कि क्या मतलब है, क्यों क्वेश्चन बना रहे हैं आप। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 बार पूछा गया है, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, पाषाण काल में ये वाली बात हमको ध्यान रखनी है। इसका उत्तर है डी। देखिए, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनके अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल में माना जाता है कि उस समय पशुपालन शुरू हो गया था। अच्छा, भारत में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए हैं। ये 2 तथ्य आपको ध्यान रखने हैं, ये पूछे जाते हैं, आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, मध्य पाषाण काल का आरंभ कब होता है, ये सिर्फ इतना याद करने से आपका काम नहीं बनेगा। एक चार्ट बना के आप पाषाण काल को पूरा टाइम पीरियड जो है एक फ्रेम बना के आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर सिर्फ इतना याद करेंगे तो ये भूल जाएगा कि किसी काम का है नहीं। अच्छा, लघु उपकरणों का प्रयोग इस काल की मुख्य विशेषता है। छोटे छोटे उपकरण जो है पत्थर के बनाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम पुरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, ये किसे जाता, यानी कि ये जो औजार हैं पत्थर के, उनकी खोज की थी किसी ने। ठीक है, उससे रास्ता खुला कि और प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम कुछ जान सकते हैं। तो ये श्रेय किसको दिया जाता है। आपके सामने 4 नाम दिए गए हैं, मैं नाम पढ़ूंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, तो आप खुद से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर है सी। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के विद्वान थे, भूवैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट। इनको भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1863 में इन्होंने सबसे पहले पुरा प्रस्तर युगीन प्रथम हैंड एक्स की खोज, जो वो कुल्हाड़ी जैसा होता है, ठीक है, उसकी खोज मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से की थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत के प्रागैतिहासिक काल के बारे में और ज़्यादा जानकारी की एक तरह से उत्सुकता भी जगी, रास्ता भी खुला, और भी चीज़ें खोज की जाने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हड्डी के आभूषण कहाँ से मिले हैं। बागौर द्वितीय और बीरभानपुर, महदहा। ऐसे में आपको बना दूँ दे दूँ क्वेश्चन तो कहेंगे कि बहुत बकवास है, लेकिन यहाँ देखिए 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर डी है। उत्तर प्रदेश का विंध्य और ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी क्षेत्र मध्य पाषाणिक उपकरणों के लिए बहुत समृद्ध है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, उसमें महदहा, सराय नाहर राय और दमदमा ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई। यहाँ से महदहा से सिंग मिले हैं, इसके उपकरण मिले हैं। आभूषण सराय नाहर राय की तुलना में अधिक संख्या में मिले हैं। अच्छा, सिंग और उसके उपकरण जो है
जैसे इस तरह के कुछ नाम दिए गए हैं, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद सिंह के आभूषणों में कुंडल और मुद्रिकाएं हैं, तो ये कुछ एक्स्ट्रा तथ्य हैं जिन्हें आप चाहें तो याद कर सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आप PDF नोट लेंगे उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो ये फ्री में, ये तो फिलहाल फ्री में मिल जाएगा आपको, तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्याख्या में जो बहुत महत्वपूर्ण बात होगी उसे मैं खुद हाईलाइट करके गोला बना के बताऊंगा कि ध्यान रखिएगा। जहां मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, ठीक ठाक जानकारी है, वहां पे मैं स्किप कर सकता हूं कि आपका समय बचे और आप जब PDF लें तो अच्छे से पढ़ पाएँ। अच्छा, इसके बारे में तो आपको पता होगा, कई बार पूछा गया है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? पूछा जाता है। यूपी से संबंधित आप परीक्षाएं दें या किसी भी PCS एग्जाम की बात करें तो ये प्रश्न पूछा गया, यहाँ तक कि UPSC ने भी पूछा है। तो बताइए, भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। उत्तर तो दिख गया आपको, कोई बात नहीं, यहाँ भी देख लीजिए। 1 2 3 4 5 बार इस प्रश्न को पूछा गया है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये आप देखेंगे 2024 का शामिल नहीं किया गया, बाकी PCS परीक्षाओं को शामिल नहीं किया गया इसमें, सिर्फ यूपी की परीक्षाओं में अभी देखेंगे इतनी बार पूछा गया। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। यह प्रश्न आपको कई बार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, याद रखना है आपको। इसके तीसरे मंडल में कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, किस मंडल में? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य देव को समर्पित है, यह भी पूछा जा सकता है, किसको समर्पित है? ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? आपको पता होनी चाहिए, ब्राह्मी लिपि है, तथा गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में ही किया गया है। समझना, ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र किससे संबंधित है? अग्नि से संबंधित है, हवन वगैरह होते थे, अग्निदेव को ज़्यादातर मंत्र समर्पित है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि विष्णु के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में जो भी बातें कही गई हैं, सबसे पहले सबसे प्राचीन उल्लेख कहीं है तो ऋग्वेद में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कहीं पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए, आप मेरे ख्याल से ये उसका उत्तर आप जान जाएंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए, मैं अपनी चॉइस से बनाऊं तो शायद हो सकता है कि मैं कुछ प्रश्नों को छोड़ दूं, मुझे लगे कि आसान है, क्यों बनाना है, लेकिन इस बार इस सीरीज़ में मेरी अपनी चॉइस नहीं है, मैं उन प्रश्नों को ले रहा हूं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको लग सकता है कि बहुत आसान सा प्रश्न आपने क्यों ले लिया, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसके माध्यम से दिखाऊं कि ज़रा देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा रहा है। देख रहे हैं, 2 3 4 बार इसको पूछा गया, और भी जगहों पे पूछा जा सकता है। बताइए, देखिए, भारतीय धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद प्राचीनतम है, अभी हमने पढ़ा, ये सारी बातें हमने अभी अभी पढ़ी हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, ये UPSC ने भी पूछा है। ठीक है, इसके माध्यम से आर्यों के राजनीतिक सामाजिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। एक सामान्य सी बात है, ये स्टेटमेंट UPSC भी पूछ सकती है, PCS वगैरह में ऐसे स्टेटमेंट कम आते हैं। ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र का पाठ भी मिलता है, जिसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे, ये पूछा गया है, अगर आपने PYQ देखा होगा तो। ऋग्वेद में मुख्यतः स्रोतों का संकलन है, वर्ण शब्द का सबसे पहले प्रयोग यहाँ से, मतलब इसी में किया गया था। ये कुछ बातें हमने देखी। शतपथ ब्राह्मण, जैसे वेद है, उपनिषद है, वैसे ब्राह्मण साहित्य है। तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ये पूछा गया है, आपको बताना है। ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र या गौतम राहुगढ़? प्रश्न समझ में आया? शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि। अब ये भी देख लीजिए कितनी बार पूछा गया, 2 ऊपर 3 बार पूछा गया। पहली बात, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। सभी ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण से मतलब अभी जो जाति वाला ब्राह्मण है उससे मत लीजिएगा, हालांकि आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे, अभी मैंने बताया अभी शुरू में। अच्छा, इसे लघुवेद की संज्ञा दी जाती है। इसका रचयिता याज्ञवल्क्य थे, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी में विदेह माधव कथा का उल्लेख किया गया है और गौतम राहुगढ़ उसके पुरोहित थे। उत्तर मिल गया आपको। बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप देख लीजिए। ऋषि विश्वामित्र, भारद्वाज और वशिष्ठ का संबंध ऋग्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण में
पुरुषमेघ यज्ञ का नहीं जी हाँ पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख हुआ है। जो संस्कृत भाषा शुद्ध रूप से नहीं बोल पाते थे उन्हें शतपथ ब्राह्मण में मलेच्छ कहा जाता था। तो ये कुछ तथ्य एक्स्ट्रा हो गए, आपको जानना चाहिए। इसके बाद ये फेवरेट है, इसके बारे में जितना नीचे लिखा गया कितनी बार पूछा गया, कम से कम दुगनी बार पूछा गया है। ये सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यूपीएससी ने भी पूछा है, 2 बार पूछा है इसको, पीसीएस वगैरह में खूब। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्योपनिषद या इसमें से कोई नहीं? मेरे ख्याल से उत्तर आपको पता होना चाहिए अगर आप गंभीरता से तैयारी करते हैं। तो ये जितनी बार लिखा है ना, इससे कहीं ज़्यादा बार इसको पूछा गया है। फिलहाल गंभीरता बताने के लिए इतना भी पर्याप्त है कि आप जान जाएं कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो सत्यमेव जयते शब्द जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। अब इस आदर्श शब्द का उल्लेख भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट यानी कि सारनाथ में जो है ना, वहाँ पे उस पर किया गया। आपने देखा होगा, कभी गए होंगे तो। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। कठोपनिषद में यम नचिकेता आख्यान और ये पूछा गया है, ये वाला ध्यान रखिएगा। छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की बात की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इनका उल्लेख किया गया है। तो ये सारे तथ्य महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसके बाद छंदोग्य उपनिषद में ही मतलब यहीं से अद्वैतवाद का सिद्धांत, बुद्ध के 4 आर्य सत्य तथा महावीर के जियो और जीनद्वय का सिद्धांत लिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इसके बाद निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? बताइए। ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं जो लिखी गई थी, या ब्राह्मण या उपनिषद? मोक्ष की बात किस में की गई है? चलिए देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह डी है। मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है तो याद कर लीजिए। देखिए, जब मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, तो आपको दबाव में नहीं आना कि अरे मुझे नहीं पता है, कहीं मैं पिछड़ तो नहीं गया। ऐसा नहीं है। ऐसे ही कभी कभी मुंह से निकल जाता है कि आसान सा प्रश्न है, आपने कभी पढ़ा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है फिर भी आपके लिए आसान हो, कठिन लग सकता है। तो उसके दबाव में नहीं आना, नहीं पढ़ा है अभी जान गए, तो इतनी बार इसको पूछा गया है। अब देखिए, व्यक्ति के जीवन के अंतिम और चरम पुरुषार्थ मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में की गई है। ये बात आपको पता चल गई। व्यक्ति के जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। बचपन से आपने इसके बारे में सुना होगा। मोक्ष का प्रायः सभी भारतीय दर्शनों में वर्णन किया गया है, और इसके बारे में मैं विस्तार से नहीं बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो अलग चला जाएगा। फिलॉसफी की बातें करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा बातें होने लगती हैं। क्योंकि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए उन्हें वेदांत कहा जाता है। यानी कि जब कभी वेदांत की बात हो तो आप समझ जाइए कि ये उपनिषदों की ही बात हो रही है। वेदों के अंत में लिखे गए, तो इसलिए वेदांत कहा गया, उपनिषद कहा गया। ठीक। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, अभी हमने देखा था। तो ये कुछ प्रश्न हुए, 10 प्रश्न हमने लिए हैं। अलग अलग विषयों के हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया PDF नोट लेने के लिए भी आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है नीचे, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएंगी। बाकी ये वाली PDF फ्री में आपको मोबाइल ऐप में मिल जाएगी, मैंने बताया कैसे मिलेगी। तो जाइए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सएप से नोट ले लीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी सीरीज़ आ रही हैं उसका लाभ आप ले पाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।